महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। देवेंद्र फडणवीस को पहले बीजेपी और फिर महायुति विधायक दल का नेता चुन लिया गया। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, यानी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई और राज्यपाल ने फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया। अब 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। साथ में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि बीच में यह भी कहा जा रहा था कि शायद शिंदे सरकार में शामिल ना हो, क्योंकि उनसे एक सवाल किया गया कि आप भी क्या सरकार में शामिल हैं। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये शाम तक साफ हो पाएगा कि मैं शपथ लूंगा या नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका बयान आ गया कि वो भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। हालांकि पहले यह भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे सीएम पद से हटाए जाने के चलते नाराज हैं और सीएम बनने के बाद वो डिप्टी सीएम पद लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अब खबर आ रही है कि शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी भी कई मुद्दे सुलझे नहीं हैं और इस बीच एक सवाल जरूर बीजेपी की चिंता को बढ़ाने वाला दिख रहा है कि क्या फडणवीस को चुनकर बीजेपी ने बहुत बड़ी चूक तो नहीं कर दी है। कैसे फडणवीस बीजेपी की बन सकते हैं परेशानी, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत मिली और इसके बाद एक बात तय हो गई थी कि सीएम महायुति यानी कि एनडीए का होगा। दूसरी ये कि बीजेपी को 132 सीट मिली है, इसलिए सीएम भी बीजेपी ही चुनेगी और ये दोनों बातें सच भी साबित हुई। बीजेपी विधायक और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। फडणवीस के नाम का ऐलान होने के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल तो ये है कि महाराष्ट्र को मराठाओं का राज्य माना जाता है। आजादी के बाद से अब तक ज्यादातर मौकों पर मराठा ही राज्य का सीएम रहा है और इस बार भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं वो दोनों की दोनों मराठा ही हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। लेकिन ये दोनों ही नेता बीजेपी के नेता नहीं हैं, बल्कि अपनी अपनी पार्टी के चीफ हैं। यानी एक तरफ हैं शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख शिंदे, दूसरी तरफ हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता अजीत पवार। ऐसे में मराठा, जो आमतौर पर बीजेपी का समर्थक नहीं माना जाता है, इस बार जरूर उसने बीजेपी को वोट दिया है और वो इसी वजह से दिया है क्योंकि ये दोनों उनके साथ थे, यानी अजीत पवार और शिंदे, और इसमें से शिंदे की भूमिका ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो अब वो नाराज तो नहीं हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दूसरा कारण, बीजेपी महाराष्ट्र में ओबीसी की राजनीति करती रही है और इस बार भी एक तरफ एकनाथ शिंदे के चेहरे को दिखाकर मराठाओं को साधने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ मराठा बनाम गैर मराठा की लड़ाई का फायदा उठाते हुए ओबीसी को अपने पक्ष में किया गया। लेकिन जब बारी सीएम के चुनने की आई तो ना तो मराठा याद आया और ना ही ओबीसी। ऐसे में मराठा, जो बीजेपी से पहले ही दूरी बनाकर रखते थे, उनके साथ ओबीसी भी बीजेपी से दूर हो जाएगा, ये तय माना जा रहा है। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे फडणवीस का चुनाव बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है, वो यहाँ के सामाजिक समीकरण में तलाशेंगे तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय की आबादी 28 से 30% तक मानी जाती है। वैसे सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है, जो करीब 38% है। राज्य की मुख्य ओबीसी जातियों की बात करें तो माली, जो कि 7% है, वंजारी, जो कि 6% है, और धनगर, जो कि 5% है, और इसके बाद 12% आबादी है दलित की, और इसके अलावा 11% आबादी है मुसलमानों की। 6% बौद्ध हैं, लेकिन ज्यादातर बौद्ध भी दलित हैं। ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ 1% है पूरे राज्य में। ऐसे में फडणवीस पर बीजेपी का दांव आने वाले समय में उस पर भारी भी पड़ने वाला है, ऐसा जानकार दावा कर रहे हैं। वैसे जब शिंदे की जगह फडणवीस को सीएम बनाने की बात शुरू हुई थी, तभी ये सवाल उठ रहे थे कि मराठा से कमान लेकर ब्राह्मण समुदाय को सौंपने का बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इसलिए फडणवीस की जगह बीजेपी किसी मराठा या फिर ओबीसी को मौका दे सकती है। लेकिन बीजेपी ने फडणवीस पर दांव खेलकर अब इंडिया गठबंधन को मौका दे दिया है। सवाल सिर्फ मराठा ही नहीं बल्कि ओबीसी भी पूछ रहे हैं कि उनके वोटों से ही बीजेपी को राज्य में सरकार में आने का मौका मिला, लेकिन सत्ता मिलने पर उन्हें भुला दिया गया। वैसे राज्य में अगर बीजेपी को मजबूत बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो गोपीनाथ मुंडे को जाता है, जो कि एक ओबीसी नेता थे।
गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत बनाने के माधव समीकरण को गढ़ा था। माधव यानी 3 जातियां जिन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, माली, धनगर और बंजारी। मुंडे खुद धनगर समाज से आते थे और जल्दी ही बीजेपी ओबीसी वर्ग के समर्थन से महाराष्ट्र में मजबूत हो गई। यानी गोपीनाथ मुंडे ने जमीन पर उतरकर काम किया और उसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के बाद बीजेपी की राजनीति में सभी ओबीसी नेताओं को एक के बाद एक करके धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया। बीजेपी में ओबीसी नेताओं को किनारे लगाने में अगर सबसे बड़ी रोक किसी एक नेता का माना जाता है तो वो देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र में मराठा हो या फिर ओबीसी, दोनों ही फडणवीस से नाराज माने जाते हैं और अब इनकी नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। फडणवीस को सीएम पद देकर बीजेपी ने राहुल गांधी के हाथ में भी एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। वो कैसे, हम इसे भी आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ये बात लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी, दलित और आदिवासियों का वोट तो ले लेती है, लेकिन जब उन्हें मजबूत बनाने की बारी आती है, उनके लिए काम करने की बारी आती है, तो पीछे हट जाती है। अब देश की राजनीतिक स्थिति पर ही गौर करें तो देश की राजनीति में उसी दल का दबदबा माना जाता है जिसका कब्जा यूपी और महाराष्ट्र पर होता है। लोकसभा में सांसदों की संख्या के नाम पर ये राज्य पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 80 तो महाराष्ट्र में 48 सांसद चुने जाते हैं। यानी देश के करीब 25% सांसद इन 2 राज्यों से चुने जाते हैं और दोनों ही राज्यों में अब बीजेपी का सीएम है। और ये सीएम ना तो दलित है, ना ओबीसी है और ना ही आदिवासी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। यानी जो बात राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक लगातार कहते आ रहे हैं, लगातार दोहराते आ रहे हैं, कि वो ही बात बीजेपी बार बार सच भी साबित कर रही है। यानी वोट तो उसे ओबीसी, दलित और आदिवासियों का चाहिए, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आती है तो फिर उन्हें अलग कर दिया जाता है, कहीं छिटक दिया जाता है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने जिस तरह से ओबीसी और मराठा दोनों को किनारे करने की कोशिश की है, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। ये बात बीजेपी के नेता ही अब कहने भी लगे हैं, लेकिन हाईकमान के खौफ के चलते कोई खुलकर दावेदारी नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने जो गलती की है, बीजेपी आलाकमान ने जो फैसला लिया है, वो उसके लिए आगे आने वाले समय में दुखदाई साबित हो सकता है, मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये बात बीजेपी के नेताओं को अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन वो खुलकर ये बात कह नहीं पा रहे हैं। और उसी के साथ जिस तरह से फडणवीस को कुर्सी दी गई है, उससे सहयोगी भी अंदर ही अंदर खफा हैं और खासकर शिंदे खफा हैं। तो ये भी बीजेपी के लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल पैदा कर सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।